वेलकम अगेन। आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज मेरे साथ आप ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर का एक या अंतिम टॉपिक करने वाले हैं। हम इसमें बात करेंगे भारत और वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन के राजनीतिक प्रभाव क्या रहे या परिणाम क्या रहे, आर्थिक परिणाम क्या रहे, या फिर जो सांस्कृतिक परिणाम है, कल्चरल जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। ये हमने बात की विश्व स्तर पर, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड लेवल पर इनके क्या परिणाम रहे, इसके बारे में हमने जाना। और लेकिन आज हम बात करते हैं हमारे देश, हमारे प्यारे भारत देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। प्रथम हम जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से हम देखना चाहेंगे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, भारत और वैश्वीकरण के बारे में। देखो बेटा, ये तो आप जानते हो कि वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, ये कोई अभी का रिसेंट फेनोमेना नहीं है, अभी से शुरू नहीं हुआ। ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये पहले भी था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आते हुए समय के साथ साथ इसमें और ग्लोबलाइजेशन में और गति के साथ और फास्ट जो है देश आपस में जुड़ने लगे। ये बात सच है कि अब स्पीडी हुआ है काम ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी था। हम एक दूसरे देशों के साथ पहले भी जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारे देश के ऊपर 1600 सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स अंग्रेजों का शासन रहा। ठीक है, वो एक शासन करने का तरीका था जिसमें कुछ 562 या कभी बात करते 565 के लगभग इंडिपेंडेंट रियासत थी, किंगडम्स थी, और 12 जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस था, जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने देश के अंदर ब्रिटिशर्स का शासन था। अब इस पीरियड में ग्लोबलाइजेशन किस तरह से था, देखो, हमारे देश के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है उसका अंग्रेज एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज को। रॉ मटेरियल, कच्ची जो धातुएं हैं या फिर और कोई कच्चा मटेरियल है जिसे फिनिश प्रोडक्ट है, और वहां की फैक्ट्री में जाके उससे फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता। हमसे कच्चा माल काफी सस्ते दाम में लेना, वहां से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना, फिर हमारे देश में थोप देना। तो ये ग्लोबलाइजेशन था और हमने इससे बहुत कुछ सीखा। हमारे देश की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जब हमारा देश आजाद हुआ, काफी दयनीय स्थिति थी, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कम थी। अब इसको हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ में हम ये भी चाहते थे कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग, हमारे देश के जितने भी स्किल्ड पर्सन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू करें, वो उद्योगों को दें, वो अपनी स्किल को डेवलप करें, वो फैक्ट्रियां चलाएं। अब इसके परिणाम भी तो भुगतने होंगे। जब विश्व के अन्य देश इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, एडवांस थी वहां की प्रौद्योगिकी, हमने उसको अपने लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए हमने उसको रोका, नहीं आने दिया, हमने बैन लगा के रखा। कुछ इंपोर्ट हम नहीं कर रहे थे, आयात नहीं कर रहे थे दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी वगैरह। आखिर एक ऐसा वक्त आया कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब होगी, मैं बात कर रहा हूं 1991 से पहले की, कि देश के अंदर मुद्रा की कंडीशन बेतहाशा गिर गई। इस सिचुएशन में हमारे देश के अंदर, चाहे बात करें आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग बीमारियों से मर रहे थे। एजुकेशन, शिक्षा का स्तर एकदम डाउन था। इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता थी। और 1991 का वो दौर, 1991 का वो दौर आया, जिसमें इस बात को समझा गया कि अब हम लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी को ज्यादा दिन इग्नोर नहीं कर सकते।
हमें दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करनी होगी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज को हमारे देश में आने देना होगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। देश बर्बाद हो सकता था और हमने उसको अडॉप्ट किया और 91 के बाद में दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आया और धीरे धीरे वो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों को रोजगार मिला। लेकिन इसके साथ में हमें और बहुत कुछ चीजें देखनी थी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया है, इससे कितना फायदा लोगों को हुआ इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बेटा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, रिचर और रिच बनते गए, गरीब और गरीब बनते गए। तो हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि एक दौर है 1991 के बाद का, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारे जो बोले कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आ गई, यहाँ पे फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा। इनफैक्ट उसी टाइम से कंप्यूटर वगैरह ये सब कुछ उसी दौर में इनफैक्ट आना शुरू हुआ। और बाद की बात है, कंप्यूटर तो बल्कि राजीव गांधी के टाइम में, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ पीवी नरसिम्हा राव when he was the Prime Minister of India, he has taken the decision for economic liberalization। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना, आज ये कह देना कि वो लिबरलाइजेशन के परिणाम बहुत अच्छे रहे, ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उसका असेसमेंट हम ये नहीं कर सकते कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी प्रोडक्शन, आप कहें कि घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना डेवलप हो गई, आपका इकोनॉमिक विकास कितना हुआ। देखना है कि इस जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का गरीब लोगों तक कितना प्रभाव पहुंचा, कितने उनको कितना प्रोग्रेस हुआ। तो ये बात अपने आप में भारत और वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन का भारत के साथ में क्या संबंध रहा और कितना भारत ने उससे कुछ सीखा। इसी के साथ में हम दूसरा जो टॉपिक है वैश्वीकरण का प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रोटेस्ट भी हुआ, विरोध भी हुआ। अगर विरोध हुआ तो किस आधार के ऊपर विरोध हुआ, वो कौन से लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहते थे, डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। अगर उनके पास वो नहीं चाहते थे डेवलपमेंट, तो कुछ तो कारण रहा होगा भाई। लॉजिक के साथ ही तो कोई कहेगा नहीं कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय। तो उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। लेफ्टिस्ट उनको बोलते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के एंटी में थे, विरोध में थे, वैश्वीकरण नहीं चाहते थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो कहते थे जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, जो वैश्वीकरण है, ये गरीब आदमी को और गरीब बनाता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर बनते जा रहे हैं। तो इस आधार पर भी उनका इसका प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि ये अपने आप में एक समान रूपता जो है नहीं आ पाएगी। देश के अंदर जो विकास की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की हो कि सभी लोगों को समान रूप से उठने का मौका मिले, वो इसमें नहीं मिलेगा। लेफ्टिस्ट ऐसा सोचते थे, मैं भी ऐसा सोचता हूं। और उनको ये भी चिंता सताने लगी थी कि जो इकोनॉमिक और कल्चरल जो है वो इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। देश की जो इकोनॉमी पे उसका आर्थिक व्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा, देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने सांस्कृतिक प्रभाव में इस बारे में चर्चा की थी, किस तरह से हम पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट करें। हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। अगर सोचते हैं तो उसको सोचकर ही एक भयानक डर जैसा लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इसी का देख सकते हो वेस्टर्नाइजेशन किस हद तक हमारे घर के अंदर पहुंच चुका है। आप नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर हॉल में जा सकते हैं, मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं, सिनेमा हॉल आप जाएंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स का जो चाहे बात करें ख्याल रखना, उनके साथ में बातें करना, ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, पूरे देश के नागरिक पूरे सभी का जो ये पश्चिमी सभ्यता का जो असर है
वो हम परिवार से कटते गए और जो एक सामूहिक परिवार का कंबाइंड फैमिली वाला सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट होकर आप न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए हैं, आप एकाकी परिवार की तरफ हम चले गए। ठीक है, इसी के साथ में हम पहले कहानियां सुनते थे अपने बुजुर्गों से, उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, बहुत कुछ ऐसी बातें जो वक्त के हिसाब से हमको अनुभव, उनका जो इतने सालों का जो अनुभव था वो सिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब गायब हो गया, बुजुर्गों से नाता एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है। तो ये अपने आप में एक आप कह सकते हो कि ये एक इम्पैक्ट है, इसके बारे में जरूर सोचने की आवश्यकता है। ये जो लोग हैं लेफ्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं कि मेरा वो काल लौटा दो, पुराना टाइम, वो कल्चर, वो संस्कृति, वो मेरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था, वो आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई अपने आप, कोई नेशन ये नहीं कह सकता कि मैं आत्मनिर्भर हूं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत है, संरक्षणवाद की जरूरत है। उनको कुछ ऐसे कंट्री है, उनको फिर दोबारा से डर लगता है कि हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके आज इतना ज्यादा वहां की इकोनॉमी को ग्रास्प कर लिया है, डर लगता है कि फिर दोबारा हम कॉलोनाइजेशन की तरफ ना चले जाएं, इंपेरियलिज्म को फिर दोबारा से गले न लगाना पड़े, फिर दोबारा से हमारे औपनिवेशिक न बना ले जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अपने आप में एक ये भी इम्पैक्ट है जिसका देखने में हम चर्चा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर्स का उनको फिर ध्यान रहता है, संस्कृति अपने आप में अपनी खुद की, हर देश की संस्कृति धीरे धीरे गायब हो रही है। और बात करें, देखो किस तरह की कल्चर हो गए, स्कर्ट्स, ये चर्चा है आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, लड़कियों का जो पहरान है वो पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आपका चैप्टर ये कहता है वेस्टर्नाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका एक गलत इम्पैक्ट काफी लोगों को अंधाधुन हम फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर से हटकर दूसरे देशों के कल्चर को। इसी को लेकर ग्लोबलाइजेशन, जब हम ये कह रहे हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसको लेकर एक आवाज उठी होगी। तो वो एंटी प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चले, जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चले, वो किस लिए थे? उनको डर लगता था इंपेरियलिज्म का, फिर दोबारा से हम औपनिवेशिक ना बन जाए, फिर दोबारा से किसी कंट्री, कोई ताकतवर देश अपने हम पर कब्जा ना कर ले। और दूसरा जो है 1990 की बात करें, 1999 में तो WTO की एक मीटिंग हुई है सिएटल में। सिएटल इज द सिटी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर सिएटल के बारे में आपको नहीं भूलना है तो मैं आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं, जो आपकी अमेजोन है, ऑनलाइन शॉपिंग आप बहुत करते होंगे, उसका जो हेडक्वार्टर है सिएटल में है। ठीक है ना, याद रखोगे? चलो मैं देखता हूं कितना याद रखने वाला। तो इसकी जो मीटिंग है वो वहां पर जो सिएटल में जो मीटिंग हुई, वहां पर WTO की मीटिंग में जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है, और जो चीजें जिनके ऊपर, इवन भारत की बात कर लो, नीम हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन इसका पेटेंट दूसरे कंट्रीज जो पेटेंट करवा रहे हैं। तो अपने आप में जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, उनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, उनको दबाया जा रहा है। जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को दबा के रखा जाता है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की एक कोशिश लगातार जारी रहती है। उनके इंटरेस्ट को जो हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में उन्होंने काफी डेवलपमेंट कर लिया, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, यूरोपियन देशों की। लेकिन इसी के साथ बेटा, जब हम हमारे जैसे एशिया के, अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें, वहां पे जब डेवलपमेंट का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं। भाई आप तो अपने गिरेबान में झांक के देखें,
आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्लोबल का जो ये वार्मिंग में कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, वैश्विक तापवर्धि में हम तो कंट्रोल नियंत्रण में रह के कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उनका ऑब्जेक्शन रहता है। तो अपने आप में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाने की कोशिशें उनकी लगातार रहती है। वर्ल्ड की जो सोशल फॉर्म है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, उसकी ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ह्यूमन एक्टिविस्ट है, मानव अधिकार से जो लेकर कुछ एक्टिविस्ट हैं, या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानव अधिकार के लिए इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो आपके इन्वायरमेंट की रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, जो लोग जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है। इसी के साथ में लेबर की बात करें एक्टिविस्ट, या फिर यूथ की बात करें, या फिर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन एक्टिविस्ट, वो सारी जो भी मीटिंग इसकी है कहां पर हुई है, इनकी भी वर्ल्ड सोशल फॉर्म की मीटिंग होती है। ये 2001, 4 एंड 2018 में पोर्टो एलिग्रे में हुआ मीटिंग इसकी। कौन सा? पोर्टो एलिग्रे। एंड पोर्टो एलिग्रे इज द सिटी इन ब्राजील। तो ब्राजील कौन से देश में है, जरा हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, हिम्मत दिखाइए बेटा, कमेंट कीजिए, वापस आइए, हमारे तक पूछिए कुछ डाउट हो तो ब्राजील अपने आप में एक सदर्न अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, काफी ब्राजील कहें तो दक्षिणी अमेरिका का काफी बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, हमने बात की। अब हम बात करेंगे भारत और वैश्वीकरण का प्रतिशोध। भारत क्यों प्रतिरोध करता रहता है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, कौन से लोग हैं, क्या उनकी मंशा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। जो भारत के अंदर एक प्रतिरोध देखने को मिला है, वो अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो फोकस है वो हो गया जो प्रोटेस्ट करने वाले वामपंथी लोग हैं, लेफ्टिस्ट, जिनकी सरकार पहले कभी पश्चिमी बंगाल में होती थी और केरल के अंदर सरकार, उनका वर्चस्व है, काफी उनका वोट बैंक है केरल के अंदर। तो ये जो लेफ्टी है ये भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है, या फिर दक्षिण पंथी की बात करें, फोकस इनका रहता है ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में। इनके अपने कुछ ग्रीवेंसेस है, वो वाजिब अपनी जगह पे रखते हैं। इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन है, इसके से अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, उनका कहना है। लेफ्टिस्ट बोलते हैं बात, ठीक है ना। कौन से? वामपंथी का कहना है, वामपंथी पार्टीज, बेसिकली इट इज बेस्ड इन केरल एंड वेस्ट बंगाल के अंदर अभी भी इनका मौजूद है, ठीक है ना। ये चाइना की जो पॉलिसीज है लेफ्टिस्ट, बात करें तो जो कम्युनिस्ट माइंड के जो पार्टियां हैं उनमें से बात कर रहे हैं, तो CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर और दूसरी अन्य पार्टियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो टीवी है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो टीवी चैनल है भारत में नहीं देखे जाने चाहिए। इनका भारत की जो सभ्यता है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रही है। साथ में जो यहाँ की बालिकाएं हैं उनके ऊपर गलत इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो अपने आप में वेस्टर्नाइज होना, अपने आप की शोभा बढ़ना सोचती है कि इससे हमारा जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। इस बारे में इस तरह की इनके विचार हैं कि ये कारण इन्होंने दिए हैं। और साथ ही के साथ में कुछ हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो ग्रुप हैं उनकी तरफ से भी इनका विरोध हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। और साथ में कुछ ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, या फिर वो लोग हैं, चर्चा करें चाहे किसान की बात करें, वो जो पेटेंट का जो मुद्दा रहता है कि नीम जो हमारे देश के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा कहें तो वृक्ष हैं, और उसको यूरोपियन कंट्री और या फिर अमेरिका सीधा अपने आप में पेटेंट कराना की हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो जो देश, जो वनस्पति उनके देश में हमारे से कम है, लेकिन पेटेंट वो करा रहे हैं, पेटेंटिंग राइट उनके पास में जा रहा है।
तो ये कुछ मुद्दे तो वास्तविक हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं जो एक ताकतवर देश है, यूरोप के डेवलप्ड कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इनके इन्फ्लुएंस में रहती है और WTO में इनकी कई बातों को वो ना चाहते हुए भी देश की सरकारें मानती हैं। तो ये सब कुछ आज हमने बात की भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध वर्ल्ड लेवल पे क्यों हो रहा है, या फिर भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध के बारे में आज हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें बहुत कुछ सीख पाए होंगे और बाकी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज की जो चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नए चैप्टर में हम दोबारा से इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एक आपकी जो दूसरी बुक है, उसके साथ में मुलाकात करेंगे। नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।